प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का फाइनल एग्जाम 10 तारीख को होने वाला है और इसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। ये चौथा पार्ट का वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट बनाया है। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग सेकेंड पेपर जो आपका है उसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए भूगोल के बच्चों को वीडियो शेयर करना ना भूले। ये जो आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं ये ऑफिशियल जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है जो जिससे आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर है आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो चीन में है। विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश कौन है? भारत। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? नदी घाटी क्षेत्र में। कृषि जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं तो कृषि जनसंख्या के अंतर्गत कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो 1.64%। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो 39.8%। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषक और कृषि मजदूर है? तो 54.6%। दूसरा चैप्टर है प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना या निवास करना ही प्रवास कहलाता है। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाला व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है। किन राज्यों में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक लगभग 26 लाख है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में अन्य देशों से कितने लोग का प्रवास हुआ है? तो कम से कम 50 लाख व्यक्तियों का। उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस एवं कैरिबियन द्वीपों में किस कार्य में लगाए गए थे? तो ये सभी है सो रोपण कृषि में लगाए गए थे। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना के 2 आधार कौन कौन से हैं? तो जन्म का स्थान और निवास का स्थान 2 आधार थे। तीसरा चैप्टर है सामाजिक सशक्तिकरण क्या है? तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सामर्थ्य और विकल्पों के अवसर में वृद्धि तथा भूख, गरीबी, दासता, अज्ञानता तथा निरक्षरता से मुक्त होकर मानव विकास करना सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताए। तो पहला है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और दूसरा है लिंग परीक्षण विधियों की सुविधा। मानव विकास क्यों आवश्यक है? तो मानव विकास से गरीबी घटती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, राजनीति में स्थिरता आती है तथा देश का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए मानव विकास आवश्यक है। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक तक सभी प्रकार के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, जैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया था। मानव विकास लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों का विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को निर्धारित करने के लिए 3 मापक का निर्माण किया है। सूचकांकों के अंतर्गत अन्य संबंधित सूचकांक भी सम्मिलित है, अतः यह संयुक्त सूचकांक निम्नलिखित है। पहला दीर्घजीविता, दूसरा ज्ञान आधार तथा तीसरा है उच्च जीवन स्तर। छठा है उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताएं। तो यहाँ पर है भारत के दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उत्तरी राज्यों में मानव विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। इसके 2 प्रमुख कारण है। पहला है उत्तरी भारत के राज्यों में सामाजिक विकास अर्थात साक्षरता दर दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा निम्न है, जिससे आर्थिक विकास और शैक्षणिक उपलब्धि का निम्न स्तर ही मानव विकास के स्तर का प्रमुख कारण है। दूसरा है उत्तर भारत के राज्यों का आर्थिक विकास निम्न है, यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का अधिक होना है। चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां। पहला क्वेश्चन है इसका, नगरीय अधिवास से आप
नगरीय अधिवास से क्या समझते हैं? तो नगरीय अधिवास का तात्पर्य उस बस्ती से होता है जो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी, सबसे अधिक सुविधा संपन्न, जैसे अस्पताल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, संस्कृति और सभ्यता में उन्नत और परिवहन साधनों से युक्त होती है। दूसरा है तारे के आकार का प्रतिरूप का वर्णन करें। तो ग्रामीण बस्तियों में वैसे जगह जहां पर अनेक सड़क मार्ग आकर मिलते हैं तथा सड़क मार्ग के सहारे सहारे घर बन जाते हैं, जिससे तारे का प्रतिरूप विकसित हो जाता है। तीसरा है ग्रामीण अधिवासों के लोग कौन कौन से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं? तो ये संलग्न होते हैं कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना तथा मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होते हैं। सघन या सहंत एकत्रित बस्तियों से क्या समझते हैं? तो जिन अधिवासों में बस्तियों के घर आसपास परस्पर सटे हुए होते हैं उसे सघन या एकत्रित बस्तियां कहा जाता है। रेखीय प्रतिरूप का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ग्रामीण बस्ती में जब मकान सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे अथवा तटबंध पर स्थापित होते हैं, ऐसे जगहों पर रेखीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। व्यावसायिक या फिर व्यापारिक नगर से क्या समझते हैं? तो इस श्रेणी के नगर में व्यापारिक एवं व्यावसायिक कार्यों की प्रधानता मिलती है, जैसे लाहौर, बगदाद एवं मुंबई, कृषि बाजार, विनिपेग एवं कनसांग नगर आदि। सनगर से क्या समझते हैं? तो दो या अधिक नगर के परस्पर मिलकर विशाल नगर में बदल जाते हैं, अतः सनगर एक विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होता है। सनगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गिडिज नामक विद्वान ने किया था। प्रकीर्ण एवं एकांकी बस्तियों से क्या समझते हैं? तो प्रकीर्ण या एकांकी बस्तियां वे बस्तियां कहलाती है जिनमें बस्ती के घर दूर दूर या अलग अलग होते हैं तथा दो मकानों के बीच प्रायः कृषि भूमि का क्षेत्र मिलता है। पांचवा चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है या सस गहनता से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है एक ही क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को सस्य गहनता कहा जाता है। उसे ज्ञात करने का सूत्र है फसल गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुना 100। दूसरा क्वेश्चन है रबी की फसलों से आपका क्या तात्पर्य है? तो रबी की फसलों को शरद ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात इसकी कृषि ऋतु अक्टूबर से मार्च माह में होती है। मुख्य फसल है गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि। तीसरा है दालें मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हुई है? तो ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। चौथा है दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो उष्ण व आर्द्र जलवायु अर्थात फसल उत्पादन के अनुकूल जलवायु। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो वैसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क कृषि की जाती है। इसमें फसलों को शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना आदि। अमेरिकन कपास देश के किस भाग में उगाया जाता है तथा वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास की कृषि की जाती है, वहां इसे नरमा के नाम से जाना जाता है। सातवां है अल्प बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? तो भारतीय कृषि ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्यों लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। इसी को अल्प बेरोजगार कहते हैं। सबसे अधिक एवं सबसे कम शस्य गहनता वाले राज्यों के नाम लिखे। तो सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब एवं सबसे कम शस्य गहनता मिजोरम में है। कॉफी की 3 किस्मों के नाम लिखे। तो अरेबिका, रोबास्ता व लेवेरिका, ये तीनों कॉफी की किस्में हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है, औस, अमन तथा बोरो। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का
चीन के बाद दूसरा स्थान है और यहाँ विश्व का लगभग 21.2% चावल उत्पादन किया जाता है। साझा संपत्ति संसाधन का क्या तात्पर्य है? तो साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत चारागाह, जलीय संसाधन, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा वन उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? तो खरीफ फसल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ के साथ बोई जाने वाली एवं शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल है। जैसे चावल, बाजरा, जूट, गन्ना, कपास आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। छठा चैप्टर है, टोटल इसमें 12 चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर को ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7वां चैप्टर से 12 चैप्टर तक देखेंगे। तो छठा चैप्टर है जल संभरण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो जल संभरण एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। यमुना नदी किन किन स्थानों पर सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? तो दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताएं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना आदि उत्तरी भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। भारत के किस भाग में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक भाग में की जाती है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में नहरों का एक जाल सा बिछा हुआ है। पंजाब की अपेक्षा राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र अधिक है। जल मानव के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि मानव के जीवन की सभी क्रियाएं जल पर आधारित है। अलवणीय जल किसे कहते हैं? तो अलवणीय जल प्राकृतिक जल है जिसमें लवण, खनिज इत्यादि नहीं पाए जाते। वर्षा का जल अलवणीय जल कहलाता है। जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल के मुख्य रूप से 4 स्रोत है: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। पृष्ठीय जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृष्ठीय जल ताल तलैयों, नदियों, सरिताओं और जलाशयों में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी है? तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। संसार में ब्रह्मपुत्र और गंगा 10 बड़ी नदियों में मानी जाती है। जल के मुख्य उपयोग क्या है? तो जल का मुख्य उपयोग पेयजल के रूप में होता है। इसके बाद सिंचाई के लिए, जल शक्ति, औद्योगिक क्रियाकलापों आदि में किया जाता है। भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है नहरें, कुएं, जलकूप तथा तालाब। वर्षा जल संग्रहण करने से क्या लाभ हो सकते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्राइड जैसे संदूषक को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। जल संभरण प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है? तो जल संभरण प्रबंधन का तात्पर्य धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। हम कितने घन किलोमीटर धरातीय जल का उपयोग कर पाते हैं? तो धरातीय जल का लगभग 690 घन किलोमीटर अर्थात 32% जल का ही उपयोग हम कर पाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, जल संभरण विकास का एक उदाहरण कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रालेगन सिद्धि नामक एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभरण विकास का एक उदाहरण है। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को देख लेंगे। परीक्षा उपयोगी है, JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे।